हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजिक्स फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले एंजाइम्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट बायोलॉजिक्स फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट करने में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। तो गाइस, बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोग अमीनो एसिड स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड प्रोटीन टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आप लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर द एंजाइम्स। 11-12 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। आज हम लोग देखेंगे कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते हैं। और ये एंजाइम्स का काम क्या रहता है? एंजाइम्स एक पर्टिकुलर रिएक्शन में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अगर वो एक रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंट है तो उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, एनहांस हो जाएगा, रेट एनहांस होगा। अगर एक सबस्ट्रेट, मान लो एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में लगता है 20 मिनट, अगर इसी रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंट है तो इसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगेगा 5 मिनट। तो रिएक्शन रेट इंक्रीज हो गया, फटाफट से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम के थ्रू। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट एंड एंजाइम्स का जो कंपोजिशन है, एंजाइम एक्चुअली क्या होता है? आइदर प्रोटीन या आपका आरएनए। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होता है, लेकिन एग्जैक्टली ये भ्रम जो है आपका मन में है, ये आज दूर हो जाएगा। सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते हैं। कुछ एंजाइम्स प्रोटीन, मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं और कुछ एंजाइम होते हैं आरएनए। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स आर द बायो कैटालिस्ट। बायो मीन्स लिविंग एंड कैटालिस्ट मीन्स क्या है हम लोग देखेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैटालिस्ट प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। तो व्हाट आर द कैटालिस्ट? कैटालिस्ट आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस व्हिच एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन में प्रेजेंट है तो उस रिएक्शन रेट को वो एनहांस कर देगा and without themselves undergoing any permanent change during the reaction। यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज किसका होगा? सबस्ट्रेट का चेंज होगा। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, लेकिन एंजाइम का कुछ चेंजेस नहीं होता है। वो खुद को अनचेंज करके, खुद का कुछ हार्म या बेनिफिट ना करके खुद अनचेंज रहेगा, लेकिन सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। तो उसे बोलते हैं हम लोग कैटालिस्ट। वो कैटालिस्ट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और इसका जो क्वांटिटी चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए, अगर थोड़ा सा भी कैटालिस्ट प्रेजेंट है तो वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, और उस रिएक्शन रेट जो है वो हाई हो जाएगा। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा व्हाट इज द कैटालिस्ट। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कि रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है या एनहांस करता है विदाउट चेंजिंग देमसेल्फ। ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है कैटालिस्ट एंड बायो कैटालिस्ट में? कैटालिस्ट आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका हो सकता है मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स आपका हो सकते हैं कैटालिस्ट। और बायो कैटालिस्ट में क्या डिफरेंस है? बायो कैटालिस्ट मतलब जो कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, मतलब सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी उसके पास रहता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। तो बायो कैटालिस्ट एंड कैटालिस्ट, अगर आप ये बोलोगे कि केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, केमिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री लैब में आप लोग यूज करते हैं कुछ कैटालिस्ट जो कि मेटल्स होते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं सब्सटेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, तो वो आपका बायो कैटालिस्ट नहीं होगा। बायो कैटालिस्ट वही होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है और उसका जो एक सबस्ट्रेट या इनहिबिटर होते हैं वो आपका स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर उसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे बायो कैटालिस्ट को, तो वो हो जाएगा आपका नॉन एंजाइमेटिक कैटालिस्ट एंड एंजाइमेटिक कैटालिस्ट। वो कैटालिस्ट आपका नॉन एंजाइम हो सकता है, मतलब एंजाइम के बदले और कोई कैटालिस्ट यूज हो सकता है, जैसे कि आपका मेटल्स कैटालिस्ट मैंने बोल दिया, कॉपर, मैग्नीशियम। तो ये मेटल कैटालिस्ट क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंजाइम कैटालिस्ट आर सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर स्पेसिफिक। एंजाइम कैटालिस्ट के लिए एक पर्टिकुलर रहेगा, ये है एंजाइम, और उसका एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट रहता है, वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, ये इट इज सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी।
पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे नॉन एंजाइमेटिक कैटलिस्ट के साथ, तो वो कोई भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लेता है और उस सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिसिटी डिफरेंस। ये सिर्फ सबस्ट्रेट के केस में नहीं होता है, इनहिबिटर केस में भी होता है। एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर इनहिबिटर्स रहता है, वो एक पर्टिकुलर इनहिबिटर उसे इनहिबिट कर सकता है उस एंजाइम को, और अदर मॉलिक्यूल इनहिबिट नहीं कर सकते। तो एंजाइम कैटलिस्ट शो specificity towards the substrate and inhibitors, right? But non-enzyme catalyst are non-specific. Non-enzyme catalyst के लिए जो कि मेटल कैटलिस्ट होते हैं उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी नहीं रहता है। आई थिंक आप लोग ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्या प्रॉपर्टीज है, एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और उसी रिएक्शन में रेट को इंक्रीज करता है। नॉर्मली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, अगर उसी रिएक्शन में तो इसका एक पर्टिकुलर फ्री एनर्जी रहता है, राइट? अगर उसी रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंट है तो सेम फ्री एनर्जी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो इट एनहांस रेट ऑफ रिएक्शन बाय फॉर्मिंग वीक इंटरेक्शन विथ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कैसे बाइंड करता है। मान लो ये एक एंजाइम है और ये है उसका सबस्ट्रेट, ये एंजाइम और ये उसका सबस्ट्रेट। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच जो बॉन्डिंग रहता है, तो ये कैसे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कैसे बाइंड करेगा? थ्रू पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी। कोई भी एरा गरा एंजाइम आके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है विद हाई स्पेसिफिसिटी। ओके, तो ये इंटरेक्शन कैसे होता है, ये बॉन्डिंग पैटर्न कैसे होगा? थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ वीक इंटरेक्शन। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बाइंड करके रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंपलसरी लॉन्ग टाइम के लिए बाइंड करेगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना रहता है। तो अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से रिलीज नहीं होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा? इसलिए बॉन्डिंग जो होता है, इंटरेक्शन होता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच एक पर्टिकुलर वीक इंटरेक्शन के थ्रू। Then substrate is stabilized in transition state, that is more chance of product formation occur। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ बहुत सारे वीक इंटरेक्शन के थ्रू बाइंड होते हैं। और ये वीक इंटरेक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वीक इंटरेक्शन मीन्स नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में कौन कौन आ जाएगा? जितना सारा वीक इंटरेक्शन रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड रहता है आपका सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के बीच जो बॉन्डिंग रहता है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट बहुत सारे वीक इंटरेक्शन के साथ एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। तो ये जो बॉन्डिंग होता है एक पर्टिकुलर स्टेबल बॉन्डिंग रहता है, वो इजीली डिटैच होके नहीं जा पाएगा एंजाइम से। इसलिए बोलते हैं कि सबस्ट्रेट इज स्टेबलाइज्ड इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मींस मोर, जितना वो प्रॉपरली, जितना सबस्ट्रेट प्रॉपरली एंजाइम के साथ बाइंड करेगा उतना वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड फॉर सबस्ट्रेट व्हेन इट बाइंड टू द एंजाइम एंड मोर चांस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑकर। मतलब जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अच्छे से बाइंड करेगा उतना अच्छे से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। देन एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब पहले सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होता था, उस पर्टिकुलर एनर्जी में वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंस होने की वजह से क्या होता है ना, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच जो बॉन्डिंग रहता है, वीक इंटरेक्शन बॉन्ड, बहुत सारे वीक इंटरेक्शन बॉन्ड रहता है जो कि एक पर्टिकुलर एनर्जी क्रिएट करते हैं जिसका नाम है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है, तो उस कंडीशन में सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वहां का एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीक इंटरेक्शन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा। सो इट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, देन इट डू नॉट चेंज इक्विलिब्रियम। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो जितना सबस्ट्रेट
कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उतना ही प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे एनर्जी प्रेजेंस में कुछ इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो एनर्जी कैन अफेक्ट इक्विलिब्रियम इन ए रिएक्शन एंड इट डो नॉट इन्फ्लुएंस फ्री एनर्जी चेंज। और आपका एनर्जी जो है वो फ्री एनर्जी चेंज को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना आपका फ्री एनर्जी यूज हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, उतना ही आपका फ्री एनर्जी यूज हो रहा है प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होने में। तो फ्री एनर्जी चेंज में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो फ्री एनर्जी चेंज में डिफरेंस कैसे आएगा। और एनर्जी जो है, एनर्जी का एक्टिविटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, पर्टिकुलर पीएच के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर। तो कुछ एंजाइम ऐसे है, एंजाइम उसके मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर पीएच एंड टेम्परेचर के ऊपर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था एंजाइम्स के लिए। और अगर हम लोग एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखेंगे, एंजाइम्स के डिफरेंट एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली, डिफरेंट रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। वो 6 क्लासेस क्या क्या है, just a second. Oxidative reductase, number 1 is oxidative reductase, class number 2 is transferase, class 3 is hydrolase, 4 lyase, isomerase and ligase. ये किसके अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया गया है, जो पर्टिकुलर रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन किसने किया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, IUMB। अगर हम लोग एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, तो एंजाइम 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हो गया आपका ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज। ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज में क्या काम होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं वो कुछ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते होंगे, आइदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते होंगे। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक रहता है रिड्यूस मॉलिक्यूल और एक रहता है ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल। रिड्यूस मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है जो कि डोनर है, और रिड्यूस मॉलिक्यूल जो जिसके पास ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल, रिड्यूस मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है और वो एक्सेप्टर है। तो ये इसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंजाइम के थ्रू, तो इस एंजाइम को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज। तो देखा गया है बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेस, रिडक्टेज, पेरोक्सीडेस एंड ऑक्सीजनेस। दीज आर द ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज एंजाइम्स ऑफ क्लासेस। देन ट्रांसफेरेज में क्या होगा, नाम से ही पता चला है कि कुछ ट्रांसफर कर रहे होंगे ये एंजाइम। ट्रांसफरेंस एंजाइम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट 1 टू सबस्ट्रेट 2। तो एक सबस्ट्रेट से वो एक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे दूसरे सबस्ट्रेट में। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम्स ऑफ क्लासेस है वो आपका काइनेस जो कि फास्फोरस ट्रांसफर करेंगे, मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफर में मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होगा, अमीनो ट्रांसफरेज एमिनो ग्रुप ट्रांसफर होगा, ट्रांस एमिनेस, देन आपका ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंड फॉस्फोराइलेज। ये आपका हो गया ट्रांसफरेज एंजाइम, क्लास के सब क्लासेस। देन आपका हाइड्रोलेज एंजाइम, हाइड्रोलेज क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, लेस मीन्स ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें वाटर की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में नहीं, सॉरी, वाटर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में क्या होगा ना, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस की वजह से 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, एक के पास चला जाएगा H एंड दूसरे के पास चला जाएगा OH। तो हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइज में क्या होता है, ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड बाय यूटिलाइजिंग वाटर। तो यहाँ पे वाटर यूटिलाइज होके बॉन्ड की कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। तो हाइड्रोलाइज एंजाइम में जो सब क्लासेस है वो आपका प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज, अमीडेज एंड ग्लाइकोसाइडेज है। एंड आपका लाइएज क्या होता है, यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक भी होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। बॉन्ड ब्रेक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ एटीपी और एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके फॉर्मेशन करेंगे लाइस एंजाइम के थ्रू। तो लाइस एक बड़ा सा जो लाइस एंजाइम है वो आपका रोबिस्को सब क्लासेस, रोबिस्को एंजाइम भी आपका लाइस क्लास से बिलोंग करता है। तो लाइस एंड सिंथेस ये दोनों हो गया आपका लाइस क्लासेस में। देन आइसोमर्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर कन्वर्जन होता है आइसोमेरिज्म में। तो यहाँ पे कन्वर्ट वन आइसोमर इनटू अनदर फॉर्म
तो इसमें आइसोमेरेस में कौन कौन है सब क्लासेस? एपीमेरेस, रेसिमेस, म्यूटेस, सिस, ट्रांस आइसोमेरेस एंड आपका वही पर्टिकुलर आइसोमेरेस जो है। देन लाइगेस एंजाइम, लाइगेस एंजाइम में क्या होगा? यहाँ पे एटीपी यूज होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड थ्रू एटीपी। एटीपी के प्रेजेंस में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा और बॉन्ड का ब्रेकडाउन भी होता है। तो यहाँ पे लाइगेस एंजाइम एंड सिंथेटेस एंजाइम दोनों ही एटीपी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों का फंक्शन डिपेंड करता है एटीपी के ऊपर। तो दिस आर द सम एंजाइम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट ईसी नंबर, एंजाइम को क्लासिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर कोड होता है, एक पर्टिकुलर कोड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ईसी नंबर्स। ईसी नंबर्स क्या है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो डिहाइड्रोजिनेस में इसका जो ईसी नंबर है वो आपका 1:1:1:1 है। तो इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट वन डिटरमाइन करता है उसका क्लास। ये एक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, तो क्लास 1 में कौन सा आ जाएगा? ऑक्सीडेटिव रिडक्टेस एंजाइम, जो कि डिहाइड्रोजिनेस सब क्लास से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट इज द क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेस एंड second one is second one is determine the subclass, जो कि डिहाइड्रोजिनस सब क्लास से बिलोंग करता है। देन आपका सब नेक्स्ट वन इज सब क्लास। सब क्लास में क्या रहेगा ना, कुछ एंजाइम्स का कुछ को फैक्टर रहता है, को फैक्टर और को एंजाइम्स, जैसे कि NAD, FAD। तो ये सारे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी सब क्लास है। देन आपका लास्ट जो रहता है, वो लास्ट नंबर जो रहता है वो डिटरमाइन करेगा आपका पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये हो गया आपका कुछ ईसी नंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट में भी आया है और आपका गेट में भी आया है। नेक्स्ट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम की अगर हम लोग बात करें तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जो बाइंड करता है, एंजाइम के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। और पहले ही मैं बता चुकी हूँ, एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, राइट। तो बाइंड करने के लिए एंजाइम के पास एक पर्टिकुलर साइट होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू वो एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, और उसी साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट। इट इज द मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ। एंजाइम्स का टू क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स में भी टू टाइप्स का है, एक तो आपका प्रोटीन हो सकता है या आपका RNA हो सकता है। द एक्टिव साइट इज द 3D cleft formed by the R group of amino acid that come from the different part of amino acid sequence। तो यहाँ पे आपका जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट का कंपोजिशन क्या है? एक्चुअली R साइट प्रेजेंट रहता है डिफरेंट अमीनो एसिड। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये एक मान लो कि एक पर्टिकुलर एंजाइम है और एंजाइम का ये N साइट और ये C साइट, कार्बोक्सिल साइट, और ये कुछ इसका एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट में बहुत सारे R ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक्टिव साइट में जनरली कौन डिटरमाइन करता है? एक्टिव साइट R ग्रुप के थ्रू डिटरमाइंड होता है। मान लो कि एक अमीनो एसिड, ओके, ये एक अमीनो एसिड 180 अमीनो एसिड का R ग्रुप ये है, और ये आपका 70 अमीनो एसिड का R ग्रुप ये है। मतलब डिफरेंट अमीनो एसिड, वो जरूरी नहीं है कि दोनों अमीनो एसिड पास में हो, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस का R ग्रुप मिलके फॉर्मेशन करते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, वही डिटरमाइन करते हैं। देन एक्टिव साइट takes off a relatively small part of the total volume of enzyme। मान लो कि इस एंजाइम का जो सीक्वेंस है वो आपका कितना है? 500 अमीनो एसिड प्रेजेंट। तो मिनिमम एक्टिव साइट जो रहता है, तो एक्टिव साइट का एरिया बहुत छोटा रहता है। तो मान लो यहाँ पे 40 या 50 अमीनो एसिड मिलके एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट फॉर्मेशन करते हैं एक एंजाइम में। अगर हम लोग एंजाइम का इंटरेक्शन देखेंगे, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन कैसा, किस टाइप का होता है, पहले बता चुके कि दीज आर द वेरियस वीक एंड स्पेसिफिक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड। पहले तो हो गया कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है तो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है। ये नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन सारे वीक इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है। और एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच हाई एफिनिटी होता है। एफिनिटी मींस लविंग, और ये एफिनिटी कब आएगा? जब वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी के थ्रू डिटरमाइंड होगा। मतलब एंजाइम एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा। तो इंटरेक्शन होता है आपका वीक
स्पेसिफिक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, और बहुत सारे वीक इंटरेक्शन मिलके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच। एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग एंजाइम सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन, नॉन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जब एंजाइम ढूंढते हुए आएगा अपना सबस्ट्रेट को, यहाँ पे एंजाइम जो है अपना सबस्ट्रेट को ढूंढते हुए आएगा, पर्टिकुलर बॉन्ड के थ्रू रिकॉग्नाइज करेगा, और वो बॉन्ड होता है आपका वीक इंटरेक्शन, वीक नॉन कोवलेंट बॉन्ड। एंड ऑफन वाटर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्टिव साइट। तो जनरली जो सारे नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर वाटर अगर एक्टिव साइट के पास, मान लो कि ये गुफा है, एक्टिव साइट इज नथिंग बट ए कैव, तो कैव के अंदर अगर पानी घुस गया तो कोई एनिमल्स जो है वो रह नहीं पाएगा प्रॉपरली। तो ऐसे यहाँ पे भी ऐसे होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट में वाटर अगर प्रेजेंट रहेगा, वाटर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रहता है वाटर के पास, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्मेशन में होता है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर डोनर रहता है और एक रहता है एक्सेप्टर। तो यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे अगर वाटर रहेंगे तो वाटर इन्वॉल्व हो जाएंगे सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम के बदले, एंजाइम के साथ, एंजाइम के एक्टिव साइट में जहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड होना चाहिए था हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, अगर वहां पे वाटर प्रेजेंट है तो वाटर मॉलिक्यूल जाके एंजाइम का हाइड्रोजन बॉन्ड, एंजाइम का एक्टिव साइट में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। इसलिए एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में, एंजाइम एक्टिव साइट में वाटर एक्सक्लूडेड रहता है, वहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इंटरेक्शन जो होता है वो जनरली होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में एक डोनर रहेगा एंड एक्सेप्टर रहता है, मान लो एक एंजाइम और यहाँ पे हम लोग सबस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैसे आयोनिक बॉन्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक नेगेटिव चार्ज रहता है, मतलब आयन्स रहता है, और वो आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ बॉन्ड करेंगे। देन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में आर ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, आर ग्रुप, एलिफेटिक आर ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया आपका कुछ इंटरेक्शन, और ये इंटरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका अभी 2022 गेट में आया है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच कौन सी इंटरेक्शन पॉसिबल है, और ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था। सारे नॉन कोवलेंट बॉन्ड पॉसिबल होता है। देन आपका एंजाइम स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करेंगे, तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी के लिए 2 थ्योरी प्रोवाइड किया गया है, उसमें से एक है लॉक एंड क्यू थ्योरी एंड दूसरा है आपका इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड क्यू थ्योरी किसने बताया था, फिशर एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंगली वो बोले थे कि जो एक लॉक रहता है और एक की रहता है, और जो एंजाइम रहता है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग होता है वो लॉक एंड की के जैसा ही होता है, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू। लेकिन ये थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड। व्हाई? इट गिव्स एम्फासाइसिस ऑन स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी। ये बस एक एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर के विषय में बताता है, लेकिन जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद एंजाइम का एक ओवरऑल कन्फर्मेशन में चेंज आता है, जो कि ये फिशर ने लॉक एंड की थ्योरी ने बताया नहीं था। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज ओके, तो आपका लॉक एंड की थ्योरी क्यों एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज द ट्रू रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर कंपैटिबिलिटी व्हिच इज ड्यू टू द मल्टीपल वीक इंटरेक्शन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है लॉक एंड की थ्योरी में, कि वो बस बोले कि एक पर्टिकुलर फिट, लॉक एंड की थ्योरी में क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है एंजाइम का, और उसी एक्टिव साइट का जैसे स्ट्रक्चर रहता है वैसे आपका सबस्ट्रेट के पास भी स्ट्रक्चर है, तो वो जाके फिट हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे जैसे कि लॉक एंड की में होता है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर ओवरऑल स्टेबल इंटरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये कहीं पे एक्सेप्टेड है और कहीं पे ट्रूली कंप्लीटली 100% एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद और एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कोसलैंड, वो भी एक थ्योरी प्रोवाइड की, जैसे बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, मतलब जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, मान लो एंजाइम का एक पर्टिकुलर ये एक्टिव साइट है और उसके लिए एफिनिटी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए है, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद एंजाइम में भी कुछ कन्फर्मेशन चेंज होता है। देखो यहाँ पे एंजाइम का जो एक्टिव साइट कुछ फैला हुआ था, जब सबस्ट्रेट बाइंड किया, बाइंड करने के बाद एक दूसरे के साथ वो फिट हो गए, थोड़ा कन्फर्मेशन चेंज हो गया, फिट हो गया।
ठीक है। सो इफ सबस्ट्रेट फ्रॉम मल्टीपल नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन विथ एंजाइम्स then it induce conformational change in enzyme active site so that substrate can fit to it. सबस्ट्रेट का पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ पर्टिकुलरली फिट होने के लिए एंजाइम का कन्फर्मेशन चेंज होता है, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस में चेंज होगा। यही कॉन्सेप्ट लॉक एंड की थ्योरी में नहीं था, वो बस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बताए थे, स्ट्रक्चरल कंपेटिबिलिटी, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपेटिबिलिटी किसने बताया? फोर्सलैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड दिस थ्योरीज। और ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, आया भी है, और साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है कि लॉक एंड की थ्योरी किसने प्रपोज किया था एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी किसने प्रपोज किया था। तो गाइस ये आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक शेयर कमेंट में कोई भी कमी मत करना। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।